अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो आए हैं, हुकूमत बड़े मान से इनको लेकर आई है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता कमाल खूबसूरती से रोक कर इनको लाया गया है, जिसको आउट ऑफ टर्न लाना भी कह सकते हैं, आइन में जबरदस्ती तब्दीली करके। अब ये हम क्या खबरें सुन रहे हैं, हुकूमत क्या करने जा रही है, इसलिए तो इनको नहीं लाया गया कि अवाम को इंसाफ मिले। आपके पास क्या खबर है, क्या होने जा रहा है? देखिए, हुकूमत है बहुत ज्यादा परेशान और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो आप किस तरह से इन तमाम चीजों को काउंटर करें। देखें, हुकूमत ने जितना बयानिया बनाया मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ और मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ, उसके बाद इन्होंने याहिया आफरीदी साहब को लगाया और अपनी तरफ से इन्होंने बैठ के और बड़ा अपनी तरफ से बहुत बड़ा फैसला किया कि याहिया आफरीदी साहब, और फिर उसके बाद याहिया आफरीदी साहब के फजाइल भी बयान किए कि वो कितने अजीम जज हैं और इनकी वर्किंग बहुत ज्यादा थी कि याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन अब तक याहिया आफरीदी साहब ने जितनी भी चीजें की हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। वो इनको इनके तस्वुर में नहीं था, इनके वहमो गुमान में नहीं था कि याहिया आफरीदी साहब ये सब करेंगे। खासतौर पर मंसूर अली शाह साहब की ये बात मानना कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और मुनीब अख्तर साहब को वापस लाएं। अच्छा, उन्होंने कहा था कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला के उस ऑर्डिनेंस को देखें। उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग भी बुला ली और मुनीब अख्तर साहब को वापस बुला के और पुरानी कमेटी को भी रिस्टोर कर दिया। फिर जिस तरह से उन्होंने ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है मंसूर अली शाह साहब को कि उनके वीएन को इंप्लीमेंट कर दिया है, उनकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया है। प्रेस रिलीज में एक बार जिक्र याहिया आफरीदी साहब के नाम का है और 3 बार मंसूर अली शाह साहब का है। और जिस तरह से उन्होंने उनको इज्जत दी, वो उम्रे पे हैं, वहां से उनको उन्होंने वीडियो लिंक पर लिया और इस चीज को लिखा कि वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे और जिस तरह से उनको साथ रख रहे हैं। फिर जजेस जिस तरह से तमाम जजेस खड़े हो गए हैं। हुकूमत के लिए ना परेशानी की बहुत चीजें हैं। हुकूमत अब इस बात पे भी एक परेशान है कि जो काजी फाइज ईसा ग्रुप के जजेस थे, एडहॉक जजेस को माइनस कर दें, उनको तो निकाल बाहर किया ना याहिया आफरीदी साहब ने, फुल कोर्ट मीटिंग में घुसने ही नहीं दिया उनको। ये भी उनके लिए बड़ा धचका है। लेकिन उनके लिए, हुकूमत के लिए परेशान को एक और चीज ये है कि जो काजी फाइज ईसा ग्रुप के जजेस थे वो भी याहिया आफरीदी साहब के साथ खड़े हो गए हैं। अच्छा, ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है ना कि मंसूर अली शाह ने चीफ मान लिया है, याहिया आफरीदी को मुनीब अख्तर साहब ने मान लिया है, ये नैरेटिव नहीं है। देखें, ये तो इनकी लड़ाई तो याहिया आफरीदी साहब के साथ थी नहीं, मसला तो उसका है जो, यानी ये बात तो जब ये इन्होंने आईनी तरमीम की तो सबको नजर आ गया ना कि मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने नहीं बनाना। मसला तो है उनका जिनको असल में ये बनाना चाहते थे, अमीनुद्दीन खान साहब को, कि याहिया आफरीदी साहब इनकार करेंगे और अमीनुद्दीन खान साहब को हम बना देंगे। दूसरा, फिर इनको परेशानी अब यह है कि जो काजी फाइज ईसा ग्रुप है वो भी उस तरह से अब एक्टिव नहीं रहा, वो भी याहिया आफरीदी साहब के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक ना फर्क है बहुत ज्यादा जो लोगों को समझना चाहिए। देखिए, काजी फाइज ईसा साहब जैसा घटिया, मकरू, नीच, खलीस, गुंडा, बदमाश कोई नहीं हो सकता। वो गुंडा था, वो बदमाश था, वो नंगा होकर सारी चीजें कर रहा था कि जो मेरा कर सकते हो करो, ये मैं कर रहा हूं। अब वो तो दफा हो गया, वो तो चला गया, उससे तो जान छूट गई। अब जो पीछे उसकी बाकियात हैं, जो उसका ग्रुप है, उनमें से कोई जज ऐसा नहीं है जिसके अंदर सियासी तौर पे लीड करने का, गंद करने का, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने का वो उसके पास कोई वो सलाहियत हो, रिजॉल्व हो के एक होता है करनी है, नियत हो, इरादा हो, एक अलग चीज है। एक है कि आपके अंदर पे पावर भी है, सलाहियत भी है उस चीज को एग्जीक्यूट करने की, वो एग्जीक्यूशन वाली चीज उनके अंदर नहीं है। सिद्दीक जान साहब, डोनट्स खाने का हर किसी का हौसला नहीं है ना। अब ये भी तो देखेंगे काजी साहब का जो इबरतनाक अंजाम है कि वो छुपते फिर रहे हैं एयरपोर्ट पे 2-3 घंटे, जो है वो पता ही नहीं चल रहा था, वो निकल ही नहीं रहे थे। जबकि दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्रेरी सऊदिया में जितनी इज्जत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मिल रही है, तो ये तो सबको नजर आ रहा है। देखें, मेरी बात यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ना वो तो देखें जो मनाजिर आए हैं ना लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब के, वो मैं तो कहता हूँ कि खौफनाक मनाजिर हैं। मैं ये कहता हूँ कि शरीफ खानदान के लिए भी इबरत है और पाकिस्तान में ओहदों पर बैठे हुए हर बंदे के लिए एक मैसेज है कि अगर आप अपने मुल्क के साथ नहीं चलेंगे, मुल्क के लोगों के जज्बात एहसासात का ख्याल नहीं रखेंगे, उनके वोट को इज्जत नहीं देंगे, उनके मैंडेट को इज्जत नहीं देंगे, तो फिर यही चीजें होंगी जो मियां साहब के साथ हो रही हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी हम दोबारा उस पे आते हैं जो मैं बात कर रहा था काजी साहब के ग्रुप के जजेस की। देखिए, ये जो जजेस है ना, अब आप देखेंगे काजी साहब का ग्रुप कौन सा है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुतखिल साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, मुसरत हिलाली साहबा, ये 2 इडहाक जजेस को माइनस कर दें। अच्छा, मुसरत हिलाली साहब अभी नजर नहीं आ रहा है कि उस तरह से मतलब वो काजी साहब के
वीएन को, वो जो कहते हैं सर आप कई वीएन है, उनकी सोच को, उनकी अप्रोच को वो लेकर चलेंगे, मुमकिन नजर नहीं आता। ये जो 3 जजेस है ना, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुंदखिल साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, इनमें आप एक चीज देखें कि जब काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे भी, तो जब अमीनुद्दीन खान साहब को और नईम अख्तर अफगान साहब पे मुश्तमिल एक बेंच के सामने उन्होंने रिकाउंट वाला केस अली गौर बलोच साहब का लगाया था, तो इन 2 जजेस ने अली गौर बलोच की जो दरखास्त है, जो अपील है, मुस्तरद कर दी थी। हालांकि अली गौर बलोच साहब तो बड़े क्लियर थे और नून लीग वाले रसगुल्ले साथ लेकर आए हुए थे, गाड़ी में रसगुल्ले पड़े हुए थे, अभी फैसला इनके हक में आएगा और रसगुल्ले तकसीम किए जाएंगे। बात यह है कि जब अच्छा वो लगा, उन्होंने मुस्तरद कर दिया अली गौर बलोच साहब की दरखास्त, काजी साहब ने वो अपने सामने लगा ली, अपने सामने लगाई तो इतनी हाई क्रिएट हो गई कि जैसे ही समाज शुरू हुई तो नईम अख्तर अफगान साहब ने काजी साहब के कान में को बात की। जब काजी साहब के कान में बात की तो काजी साहब ने क्या किया कि काजी साहब ने दोबारा केस उसी 2 रुकनी बेंच के पास रिव्यू भेज दिया, रिव्यू फिर मुस्तरद हो गया। तो कहने का मकसद यह है कि जब काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तब भी जजेस जब अलग बैठते थे तो इनका व्यू कुछ और होता था, इनका मामला कुछ और होता था, लेकिन जब काजी जैसे गुंडे के साथ बैठते थे तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता था। अच्छा, ये भी वैसे बड़े अफसोसनाक और तकलीफ दे है कि जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट हर जज होता है। देखें इन जजेस के बारे में, बलूचिस्तान वाले जजेस के बारे में ये जो राय बन गई कि ये काजी साहब के साथ इसलिए देते हैं कि बलूचिस्तान की रवायात है कि हमने अपने बड़े के साथ जाना है। ये को बात है करने वाली, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी खानदानी या इलाकाई रवायात के ऊपर चलते हैं या हलफ के ऊपर और आइन के ऊपर, कानून के ऊपर से बड़ा भी चेक करें ना कि उन्होंने काजी साहब ने बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्संस का मसला है या दीगर जो सूबे की महरूमियां और मसाइल है उन पे कितना उन्होंने उसको प्रोब करने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रही हैं, ये भी। और उसने तो मतलब आपने अगर काजी फाइज साहब, नईम अख्तर अफगान साहब और जमाल खान मुंदखिल साहब के बारे में राय जाननी हो तो मेरी ना जाने या मलिहा की ना जाने या किसी और की ना जाने, इमरान रियाज खान की ना जाने, समी इब्राहिम की ना जाने, साबिर शाकिर की ना जाने, मतलब इन लोगों की अब ना जाने। आपने अगर इनके बारे में राय जाननी है तो आप अली अहमद कुर्द की जाने। अली अहमद कुर्द साहब का वो मेरे सामने इस वक्त नोट नहीं है, अगर होता तो मैं वो नोट आपके सामने पढ़ देता जो उन्होंने इन जजेस के बारे में उन्होंने एक नोट जारी किया था कि ये बलूचिस्तान के जो जजेस हैं इनके बारे में उनकी क्या राय थी। तो बात ये है कि ये बलूचिस्तान के जजेस बलूचिस्तान के बारे में कितना एक बात होती है कि किस तरह के वो बहादुर लोग हैं, रेजिस्ट करने वाले लोग हैं, एक एंटी स्टेटस को लोग हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहां के जजेस ने क्या किया आप देखिए। जब काजी फाइज चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे, वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब थे। क्या किया उन्होंने बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्संस के हवाले से क्या किया, वहां की महरूमियों के हवाले से क्या किया, वहां के हालात मामलात अमन व अमान इन चीजों के हवाले से। बल्कि काकड़ साहब की तो मैं एक ट्वीट देख रही थी, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जिस वक्त ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए जयशंकर, तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल देते हुए उन्होंने ट्वीट की थी कि आपको पाकिस्तान में खुशामदीद। अच्छा सिद्दीक जान ये बताइए कि रुक जाएं, एक तरफ हमारा नैरेटिव रियासती सतह पर यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी है उसके पीछे भारत है और भारत दहशतगर्दी कराता है सीपैक को नाकाम बनाने के लिए। वहाँ की अलग तंजीमों के फंड जो है वो भारत देता है, पैसा भारत देता है, जो कुछ है उसके पीछे भारत है। और आप बता रही हैं, मैं मेरी नज़र से नहीं गुजरा ये, और मुझे याद आ रहा है कि बिल्कुल ये खबर आई थी कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो वहाँ पे उनको रिसीव कर रहे थे, तो उनको वेलकमिंग ट्वीट की थी उन्होंने। वैसे हम ये नाइंसाफियों का जिक्र कर रहे हैं और देखेंगे कुदरत भी लगता है नाराज है नाइंसाफियों पे, बादल बहुत जोर से गरज रहे हैं और बड़ी गर्द चमक जो है वो हमें सुनाई दे रही है। सिद्दीक जान साहब, अब आगे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट के मामले पे आना चाहूंगी। हुकूमत अब इसको क्या करने जा रही है? आपके कुछ बहुत अहम जराए से, हुकूमती जराए से आज बातचीत भी हुई और अभी प्रोग्राम से पहले हम इस पर बात भी कर रहे थे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इंसाफ करने की नीयत से तो हुकूमत नहीं लेकर आई कि वो अवाम को इंसाफ दें। तो अब वो क्या ऐसी चाल आपको लग रहा है कि आगे चल सकती है हुकूमत? क्योंकि बिलावल साहब ने भी कुछ दिन पहले जब काजी साहब अपने उस ओहदे पर कायम थे तो फरमाया था कि असल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये प्रॉब्लम है ना कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते बाकी जजेस को। तो इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखें, हुकूमत ना बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। हुकूमत बुरे तरीके से ऐसे फंस गई है कि अब इन्होंने खुद ही याहिया अफरीदी साहब को लगाया और मुनीब साहब को और मंसूर साहब को आउट किया। अब याहिया साहब के खिलाफ ये कैसे बयान दे सकते हैं? और इनको इस बात का भी पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है कि
बड़े अरसे बाद इतनी मजबूत एक सुप्रीम कोर्ट बन के सामने आएगी, ये बात इनको भी समझ आ रही है कि याहिया अफरीदी साहब देखें ना, याहिया अफरीदी साहब होंडे या बदमाश काजी की तरह नहीं है जो अपने इदारे को कमजोर करेंगे, बल्कि इदारा तो इस वक्त बेवकत हो गया है। उन्होंने उसकी इज्जत बहाली पे काम करना है, उन्होंने जजेस की इज्जत एहतराम मकाम मर्तबे में इजाफे पे काम करना है, उन्होंने अदलिया के वकार को बहाल करना है, उन्होंने अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाना है। तो इस सारी सूरत हाल में इनको इस बात का है अंदाजा कि चीजें तो हाथ से निकल रही हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि इनका लिए मसला क्या हो गया। मसला ये हो गया कि अगर ये आईनी बेंच का सरबराह नामजद करते हैं याहिया अफरीदी साहब को, तो भी मसला कि याहिया साहब आगे ये ना कह दें कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल होंगे, आईनी बेंच में। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि पिक एंड चूज करेंगे याहिया अफरीदी साहब। मेरा ये ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब ये करेंगे कि सीनियरिटी वाइज जो भी जज आते हैं उनको आप ले लें, ठीक है, या आप सूबों से जो सीनियर 3 जज है उसको ले लें। अगर आप इस बात पे आए कि याहिया अफरीदी साहब पे मुश्तमिल बेंच बनता है, तो पंजाब से सीनियर 3 जज कौन है? मंसूर अली शाह साहब हैं। सिंध से सीनियर 3 जज कौन है? मुनीब अख्तर साहब हैं। इस्लामाबाद से इस वक्त हैं अतर मिनल्ला साहब हैं। अच्छा, बलोचिस्तान से जमाल खान मंदुखेल साहब हैं। तो ये बेंच इनको सूट नहीं करता। अगर आप कहें कि सीनियरिटी वाइज आ जाए कि याहिया अफरीदी साहब, उनके बाद मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके बाद मुनीब अख्तर साहब हैं, उनके बाद अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, ये बेंच भी इनको सूट नहीं करता। अच्छा, इनको जो है वो मतलब अगर अच्छा एक लम्हे के लिए ये कहता है कि जी नहीं, याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि मंसूर अली शाह की सरबराही में आईनी बेंच होगा, वो ये नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में बेंच होगा और हुकूमत इसके खिलाफ जाती है, तो भी हुकूमत के लिए मसला है। मतलब हुकूमत ना बहुत बुरे तरीके से तो ये जजेस की तादाद बढ़ाने की क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, इनको अब ये नजर आ रहा है कि फुल कोर्ट में अक्सरियत नहीं है, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि ये जजेस की तादाद बढ़ाएं, और जजेस की तादाद बढ़ाते हुए ये करेंगे कि ये अपने 5 जज डाल दें, 5 जज लें, और उसमें से भी एक आध हाई कोर्ट से जज लें, बाकी ये जो है ना वो टोटल ये 6 जज बढ़ाना चाहते हैं। 1-2 हाई कोर्ट से लाएं, लेकिन वो जज जो इनको पता हो कि वो अपने हलफ के साथ और आइन कानून और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ ना जाए, बल्कि वो शरीफ खानदान के साथ जाए। 1-2 ये चाह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट से लाएं, और बाकी ये चाह रहे हैं कि वुकला कुछ जो है उनको डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे, जो ये बना भी सकते हैं, आइन इजाजत देता है। अब इनका देखिए, इस वक्त ना एक चीज समझनी होगी, जुडिशियल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत जुडिशियल कमीशन में जिसको चाहे वो जज लगा सकती है, यानी वो चाहे तो मैं वैसे मुहावरतन कह रहा हूं कि वो हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी जज लगा सकते हैं। मुहावरतन आप मुहावरतन कह रहे हैं, हो सकता है लगा भी दे, वो उसमें तो फिर क्राइटेरिया तो एक आइन ने वाज़े किया हुआ है ना कि वकील इतनी साल की प्रैक्टिस होगी। अभी भी आप क्राइटेरिया की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो तबाहशुदा आइन है जिसको इन्होंने बिगाड़ के रख दी उसकी शक्ल, उसके मुताबिक भी एक क्राइटेरिया तो मौजूद है ना कि इतना अर्सा उसने वकालत की हो, ये हो, ये हो, ये हो, वो मतलब मैं तो मुहावरतन नहीं कह रहा था कि ये चाहे तो मोहसिन नकवी साहब को भी बना सकते हैं, हसन नवाज हुसैन नवाज को भी बना सकते हैं। मोहसिन नकवी वाला आइडिया अच्छा है, मैं आज देख रही थी पीसीबी के हवाले से भी बड़े कुछ अहम फैसले कर रहे थे, तो ये आइडिया अच्छा है और ये रह गया है। हाँ। ये वाहिद काम है जो रह गया है, जो नहीं कर कहने का मकसद यह है कि मुहावरतन मैंने कह रहा था कि किसी को भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इस वक्त जो जुडिशियल कमीशन की इन्होंने जिस तरह से आइन में उसका शक्ल बिगाड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का जज, पहली बात यह है कि आईनी बेंच कौन होगा ये हुकूमत फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज आएगा ये हुकूमत फैसला करेगी। हाई कोर्ट्स में 57 जजेस भर्ती होने वो कौन होंगे ये हुकूमत फैसला करेगी, ठीक है। किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजनी है कि उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, हुकूमत फैसला करेगी। तो अच्छा, एक आईनी बेंच बन जाता है, उसमें अगर इनको कोई मसला है उसमें चेंजिंग करनी है तो वो हुकूमत करेगी। यार मतलब हर चीज हुकूमत ने करनी है, हुकूमत ने करनी, जाहिर है, बिल्कुल। देखिए, जो इख्तियारात की तकसीम की एक बात होती है ना, इख्तियारात की तकसीम जो है उसमें मसला यह है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग है, इसलिए लेकिन वो ताबे कर रहे हैं ना, वो ताबे करना चाह रहे हैं ना, करना नहीं चाह रहे, अमलिया कर चुके हैं, ठीक है। ये तो वो जो एक मैंने पहले भी एक वीडियो में हवाला दिया था कि फेसबुक पे एक पोस्ट किसी ने लिखी थी ना कि 26वीं आईनी तरमीम का लुबे लुबाब यह है कि कच्चे के डाकू फैसला करेंगे कि इस एरिया का एसएचओ कौन होगा। ऐसे ही है, इन्होंने मतलब ये कच्चे के डाकू बैठ के फैसला करेंगे, एसएचओ नहीं, आईजी पंजाब कौन होगा, ये कच्चे के डाकू फैसला करेंगे, ये बैठ के फैसला करेंगे, और इन्हीं के तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सिद्दीक, आपने देखा मरियम नवाज ने भी हाल ही में एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी है जिसका ना कुछ सर पैर है, इदारों को अर्ज कर रही हैं, लिटरली इंस्टिगेट कर रही हैं इदारों को कि मैं इदारों को बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि ये एक फितना है,
पहले उन्होंने बताया है कि जो गाली गलोच मैं इमरान खान को देती हूँ, जो गलीज नाम से मैं पुकारती हूँ इमरान खान को, जो मैंने खुद ही फैसला कर लिया है कि ये फितना है और अब इसका खात्मा, इसका सद्देबाब करना जो है वो बहुत जरूरी है। और पेश गोई भी कल की है कि मैं पेश गोई करके जा रही हूँ कि इसका खात्मा करीब है। अब ये थोड़ा सा बताएं कि रिसेंट पास्ट में हमने देखा है 2022 में जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तान से बाहर थे, अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई और जिस बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, वो शहीद हुए, उनकी मैयत पे जिस तरह की तज़हीक आमेज एक ट्वीट भी की मरियम नवाज ने बड़ी संग दिली के साथ। और उसके बाद आपने देखा केक काटे गए बाकायदा उस दिन जिस दिन जनाजा था और हम सब पाकिस्तानी रो रहे थे इस नुकसान पे। इमरान खान साहब पे जब कातिलाना हमला हुआ था तो उस वक्त भी आपको याद होगा जावेद लतीफ साहब और दीगर इनके जो मेंबरान हैं और खुद मरियम नवाज भी फितना 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 कह के पूरा यानी कि एक नैरेटिव बनता था स्टेट ओन टेलीविजन पे। अब आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? उस वक्त भी खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ था और जो कंटुटा सा वो लेके आए थे उसने कहा कि मैंने उसको मार दिया, बाद अज़ा उनको चेंज करनी पड़ी थी वो वीडियो, और क्योंकि मौजज़ाती तौर पे अल्लाह ने खान को बचा लिया तो उन्होंने कहा कि जी इसको चेंज करें, तो फिर उसने कहा कि मैं मारने लगा था। इसको आप किस तरह देखते हैं? खान साहब की जिंदगी को खतरा देख रहे हैं आप? देखें, इमरान खान की जिंदगी को खतरा तो है और बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि देखें, मियां नवाज शरीफ को ठंड नहीं पड़ रही। मियां नवाज शरीफ, मैंने पहले भी बात की थी तो एक टाउट ने कहा मेरे हवाले से कि जी एक यूट्यूबर ने बात किया है तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये जो मियां नवाज शरीफ है ना, मियां नवाज शरीफ के बारे में जो परसेप्शन बनाई जाती है ना टाउट्स की जानिब से, ये घटिया और मकरूह किरदार की वजह से वो गलत है। मसलन इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया कि मियां नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के हक में नहीं है। आपने वो देखा था शेयर जो मियां साहब ने पढ़ा था कि वो कितने खुश थे। जी जी, ठीक है। और आईनी तरमीम के लिए कैसे डिग्गी में उनको लिटा के घसीट के लाए थे वोट डलवाने के लिए, और उन्होंने वोट डाला। जब तक वोट नहीं डाला उनको बाहर नहीं जाने दिया। तो वो बिल रजा या बिल जबर, वो इन तमाम चीजों में साथ हैं। ठीक है। दूसरी बात ये मेरा मौक़िफ़ यह कि बिल रजा है, बिल जबर नहीं है। बिल जबर शबर अली तो कोई गल नहीं जी, पूरी मर्जी है मियां साहब दी। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, मियां नवाज शरीफ जो है ना वो अपने इक़्तिदार की खातिर वही खानदान है जिन्होंने मॉडल रूम में 14, 15, 16 लोगों को बेगुनाहों को शहीद कर दिया, मुंह पे गोलियां पड़ी और थी। एक खातून जो प्रेग्नेंट थी उसके जबड़ों में गोलियां मार के शहीद किया गया था। ठीक है। तो ये वो खानदान है जिनके नजदीक सब कुछ उनका इक़्तिदार है। तो इमरान खान की बिल्कुल जान को खतरा है। और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके मातहत अफसरान हैं वहां पे अडयाला जेल में, और फिर वो इदारों को जिस तरह से कह रही हैं। अब देखें, अब एक तो बात यह है कि आप ये देखें कि जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था तो उससे पहले एक वीडियो तैयार करवाई गई थी, तो इन्हें मजहब का, तो इन्हें रिसालत, वकार सती वगैरह ये सब ट्वीट्स करवाई गई थी, पूरा एक माहौल बनाया गया था, पीटीवी पे चलवाई गई थी। तो ये जो चीजें हैं तो खतरनाक। इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा सा एक माहौल बना रहे हैं। और राना स्नौला भी एक बार कह चुके हैं कि या वो रहेगा या हम रहेंगे, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। अच्छा, पीटीआई के वकला को इस हवाले से क्या करना चाहिए? पीटीआई के पास क्या आपको लगता है लीगल और पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं जो वो एक्सरसाइज करके, क्योंकि अब ये तो वाज़ेह तौर पे नजर आ गया कि मरियम नवाज की हुकूमत के अंडर हैं वो सारे जेल समेत अडयाला जेल, जितने भी पंजाब के जेल्स हैं, और उसमें ज़ाहिर अडयाला जेल में खान साहब इस वक्त मुक़य्यद हैं। पीटीआई को क्या करने की जरूरत है? पीटीआई को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से चल रहे हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं। मतलब जाहिर है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पता है कि पीटीआई के सोशल मीडिया पे 20-25 अकाउंट्स आजकल बहुत एक्टिव हैं। जो जरा कोई सेंसिबल बात करता है कि पीटीआई को ये करना चाहिए या ये नहीं कर रहे, तो एक कंपेन चल जाती है कि फलाना बारीक वारदात डाल रहा है, फलाना डाल रहा है। एक तो बारीक वारदात वाला लिहाजा मैं समझता हूँ कि पीटीआई जबरदस्त काम कर रही है, बहुत शानदार काम कर रही है, और इसी तरह से इनको काम करना चाहिए। इस पे इतना ही मैं कहूँगा। खान साहब को इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? खान साहब को बहुत फायदा हो रहा है। पार्टी बहुत जबरदस्त चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखे ना, व्हाइट पेपर काजी फायसा की नाइंसाफियों पे जारी नहीं किया। 9 मई के 2 महीने 8 दिन तक जज नहीं था, आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की। 9 मई में एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की कब से बेलें पेंडिंग है, कभी नहीं बताया। एटीसी का कानून क्या कहता है और उस कानून की खिलाफवर्जी हो गई है, इन्होंने कभी नहीं बताया। इन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट में इस पे पिटीशन नहीं की कि किस तरह से एटीसी के जजेस को नहीं लगाया गया, जो लगाया गया उन्होंने किस तरह से गैर आईनी गैर कानूनी फैसले किए, कभी नहीं इन्होंने वो किया। ये जो कुछ इनके
आईनी तरमीम के पूरे प्रोसेस में इनके किस किस MNA के घर पे क्या कुछ हुआ, चारदीवारी का कैसे तकद्दुस पामाल हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, इन्होंने कोई वाइट पेपर जारी नहीं किया, कोई इंग्लिश में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बताया नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं जो PTI ने की हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया और इसी तरह से इनको काम करना चाहिए। अभी जो खान साहब की मुलाकातें भी हुई हैं और एक अजीब ही खिचड़ी चल पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन फेवर में है कौन अगेंस्ट है। इस मामले में आप क्या देख रहे हैं? खान साहब को सही इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है? देखिए बात यह है कि इन्फॉर्मेशन तो उनको अखबार बंद कर दिया गया, टीवी बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई, ठीक है। उनका अखबार इसलिए बंद किया गया कि आपको पता है कि डॉन में हर चीज रिपोर्ट हो रही होती है जो खान साहब तक जा रहा होता है कि इंटरनली क्या चल रहा है, नाकामियां क्या हैं, सारी चीजें। तो वो इसलिए उनका अखबार बंद किया गया और कुछ PTI में बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ है कि इमरान खान से राब्ता मुनक़ता हो गया था और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी। अब खान साहब जो है ना उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, यानी इमरान खान क्या करे, क्या अंदर से बैठ के एक ऐसे वक्त के ऊपर जब लड़ाई बड़ी लड़नी है, क्या इमरान खान अंदर से बैठ के पार्टी के 8-10 लोगों को फारिग कर दे? नहीं कर सकता ना। और फिर इमरान खान को भी शायद ये समझ आ गई है कि चीजें बहुत ही ज्यादा बाहर खराब हैं, यानी जिस पे एतमाद करके इमरान खान उसको जिम्मेदारी देता है वही दगा कर जाता है। तो इमरान खान साहब एक बड़ी मुश्किल में फंस गए और उनके लिए आसान नहीं है अंदर से बैठ के बड़े पार्टी के हवाले से फैसले करना। तो बस वो इमरान खान साहब दुआ ही कर सकते हैं और दुआ कर रहे होंगे। सही। आखिर में मियां साहब अमेरिका किस मिशन के तहत गए हैं? कहने को तो मेडिकल रीजंस बताई जा रही हैं, लेकिन इससे पहले तो सिर्फ बरतानिया वो जाया करते थे मेडिकल रीजंस के लिए। ये अमेरिका जाने का उनको और शहबाज शरीफ साहब को सऊदिया, वो भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, उसमें पाकिस्तान का कितना माहौल साजगार है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बुला सकें? जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं क्या वो बेचारे ब्रीदिंग स्पेस ले पा रहे हैं? ये दोनों भाइयों का सऊदिया और अमेरिका का विजिट आप किस तरह देखते हैं? देखिए मियां साहब हो सकता है आप सबको गलत साबित कर दें, हो सकता है मियां साहब अभी US में इमरान खान ने किया था ना वहाँ पे एक गैदरिंग की थी, उससे बड़ी मियां साहब आपको करके दिखा देंगे, आप थोड़ा सब्र तो करें। अच्छा। मियां साहब उससे ज्यादा लोग जमा करके आपको बता देंगे कि मैं पॉपुलर हूँ अमेरिका में। जो बातें होती हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में इमरान खान पॉपुलर है, मियां साहब आपको दिखा देंगे अभी। तो आप अभी सब्र करें, मियां साहब बहुत बड़ी वहाँ पे गैदरिंग कर रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी मियां साहब, देखिए मियां साहब इस वक्त है 13वें खिलाड़ी, हम भी वीडियो लिंक से शरीक होंगे। मियां साहब हैं 13वें खिलाड़ी सियासत के। मियां साहब को उस वक्त इस्लामाबाद लाया जाता है गाड़ी में डाल के जबरदस्ती, जब मियां साहब से वोट डलवाना होता है, ठीक है। जैसे वो घर में कोई बुजुर्ग हो ना जो सिर्फ बरकत के लिए घर में मौजूद हो, ठीक है, और उसकी जिंदगी में सिर्फ तब तक उसको जो है उसकी जरूरत पड़े जब किसी दुकान, किसी प्लाट, किसी घर की आगे उसमें ट्रांसफर में उसका अंगूठा लगवाना हो कि भाई ये भी आप कर दें, ये भी कर, मतलब साल में 2-3-4 बार उसकी जरूरत पड़े, तो बाकी और वो किसी काम का ना हो। तो मियां साहब की वही है, वो सियासत के 13वें खिलाड़ी हैं। उनका सिवाय इसके कि जब वोट की जरूरत पड़ेगी तो वो आके एक वोट के तौर पे वो डालेंगे, बाकी वो जाके छलियां खाएं, वो तंदूर के चक्कर लगाएं, ठीक है। और फिर देखे ना मियां साहब को जिस तरह से, मतलब ये मैं हैरान होता हूँ कि उम्र के इस हिस्से में एक बंदे को ये पागल बना रहा है और पागल बन भी रहा है। और ये हमारा 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म था कि मरी में मरी के रास्ते में गाड़ी रोक के एक लैया के एक लड़के को ला के और उसे भगाया कि वो भाग के और मियां साहब के साथ तस्वीर बनाए और मियां साहब कहें कि मियां साहब आप बहुत पॉपुलर हैं और मियां साहब मतलब बेवकूफ बन भी रहे। मतलब ऐसा शख्स हमारा 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा है, अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर। और इससे मुझे और 4थी बार वज़ीर-ए-आज़म बनते बनते अल्लाह ताला रह गए और इस पे बड़ा भी शिकवा है और इसी चीज की मतलब और बड़ी एक बात और मिल गया, सॉरी, मतलब वो कभी कभी होता है ना कि जब कोई बिल्कुल कोई ऐसी अजीबोगरीब तरह से कोई इरेलीवेंट बंदा किसी पे चढ़ दौड़े तो वो कहते हैं कि बस तुम इससे बुरा वक्त तुम पे नहीं आना था कि वो भी तुम्हारे ऊपर बातें कर रहा है। हाँ। तो मियां साहब पे इससे बुरा वक्त नहीं आना था कि अल्ताफ भाई भी उनके खिलाफ रोज आप ट्वीट्स करते हैं और वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, मियां साहब की इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या मरियम की सियासत ने उनको मजबूर कर दिया है कि उनको इस हाल में पहुंचा दिया? मियां नवाज शरीफ इस सब के खुद जिम्मेदार हैं। जो चीजें वो मियां साहब के कॉन्सेंट से हैं, मियां साहब अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने डील इसी बात पर की है कि मेरी बेटी जो MP का इलेक्शन महज शराफत से हार गई थी उसको वज़ीर-ए-आला पंजाब बना दें, उसको इक़्तिदार दे दें। और मियां साहब का इंटरेस्ट सिर्फ पंजाब की हद तक है, भाई की हुकूमत में तो सिर्फ वो वोट डालने आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मियां साहब ने बाय कॉन्सेंट बिल रजा ये सारा कुछ किया है। और मियां साहब पता है क्या सोच रहे हैं? मियां साहब कहते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने मेरे साथ बुरा किया तो अब मुझे जिस नंगी और गंदी हद तक जाना पड़ा मैं इमरान खान से बदला लूंगा, और इसके लिए वो कहते हैं कि जस्टिफाइड गिरते चले जाएं। हाँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इलेक्शन धांधली का मामला खोलते नजर आ रहे हैं आपको?
देखिए वो अब तक जो उन्होंने चीजें की हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं। मैं नहीं ख्याल कर रहा था कितने जल्दी वो चीजें करेंगे, आगे क्या करेंगे कुछ कहने कबल वक्त है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ऑप्टिक्स हैं, देखें शुरू की। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता इन चीजों से। जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं ये नाकाबिल यकीन है जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। और बाकी आगे देखें ना कि वो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा चीजों को वो ना असल में करना क्या चाह रहे हैं, वो अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाह रहे हैं, अपने जजेस को मुतहद करना चाह रहे हैं, अपनी अदलिया का वकार बहाल करना चाह रहे हैं, लॉर्ड जुडिशरी को चीजें देखना चाह रहे हैं, हाई कोर्ट में चीजों को बेहतर करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं मलिहा कि वो अपना हाउस इन ऑर्डर करके पहले जो आवाम के उनसे तवक्कुआत हैं उन पे पूरे उतरे, इंसाफ के मामले में, ठीक है, केसेस के मामले में, फिर काजी साहब का किया हुआ गंद अनडू करें, फिर वो ऐसा ऐसा इन चीजों पर आएंगे। वो शुरू में कोई ऐसी चीज नहीं कर देंगे जिससे कोई एकदम लड़ाई। अभी तक भी जो उन्होंने किया है हुकूमत को, अभी तक हुकूमत को सांप सूंघ गया, उनको समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए तो 17 से 23 करना चाहती है ना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद। देखें बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि जाई अफदी साहब को ये बैठ के और तमाशा देखते रहेंगे। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये गुमान है, मेरी एनालिसिस इंफॉर्मेशन नहीं है कि फुल कोर्ट मीटिंग के बाद भी जजेस की आपस में मीटिंग हुई होगी। फुल कोर्ट के बाद भी जजेस आपस में बैठे होंगे और जजेस ने इस चीज को डिस्कस किया होगा कि ये जो अब जाई अफरीदी साहब के पर उतर रहे हैं, उनको उनके इख्तियारात को कम कर रहे हैं, ये और उसमें चेंजिंग कर रहे हैं कि प्रैक्टिस और प्रोसीजर में अच्छा याई अफरीदी तुमने मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया, रुको जरा, हम अब आईनी बेंच का सरबराह बनाएंगे मोइनुद्दीन खान को और हम प्रैक्टिस और प्रोसीजर में डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस लगाने में जो आईनी बेंच का सरबराह है वो भी उसका मेंबर होगा। अब आप इनकी मुनाफकत देखें कि जो आईनी बेंच है उसमें केसेस की फिक्सेशन में सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं होगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं होगा, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के काम में आईनी बेंच के सरबराह का काम होगा। ये तो बहुत ही ये तो सीधी सीधी बदमाशी है ना। और मेरा नहीं ख्याल कि इस बदमाशी पे ज्यादा देर या अफरीदी साहब जो है वो खामोश रहेंगे। चलें जी, लेट्स सी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करें। और काजी साहब जो गंद फैला के गए हैं, अल्लाह ताला अब नए आने वालों को उस गंद से निजात दिलाने में कामयाबी अता करें और पाकिस्तान में वापस पाकिस्तान को एक इंसानी मुआशरा बना सकें। आमीन इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। सिद्दीक जान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।